आपने कभी सोचा है कि मूवीज हमें क्यों याद रहती हैं जबकि जब हम बुक्स को बार बार पढ़ते हैं फिर भी भूल जाते हैं? जी हाँ, क्योंकि मूवीज में हमारे ज़्यादा से ज़्यादा सेंस ऑर्गन एंगेज्ड होते हैं। हम उसे देखते हैं, फील करते हैं, सुनते हैं, तो हमारे बहुत सारे सेंस ऑर्गन जिस भी काम में एंगेज्ड होंगे वो चीज़ हमें ज़्यादा याद रहती है। बुक में हमारी केवल आइज एंगेज्ड होती हैं, हम केवल पढ़ते हैं उसको, ठीक है, तो इसलिए बुक वाला पोर्शन हम जल्दी भूल जाते हैं। बस यही सोच के साथ मैंने केस स्टडीज बनाई हैं एनिमेटेड फॉर्म में, जिससे आप मूवीज की तरह उन केस स्टडीज को समझें, उन्हें महसूस करें और उनके आंसर समझें कि आंसर कैसे निकाला गया है, ये केस स्टडी से कैसे आंसर ढूंढा गया है। आज इस वीडियो में हम पढ़ेंगे चैप्टर फाइनेंशियल मैनेजमेंट, उसकी केस स्टडीज को। देखिए, इसमें जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो आपके डिविडेंड डिसीजन, इन्वेस्टमेंट डिसीजन या फाइनेंसिंग डिसीजन से रिलेटेड हैं, और इनमें से एक क्वेश्चन जरूर आता है आपके बोर्ड में, तो उन्हीं टॉपिक्स को आज हम यहाँ कवर करेंगे। उससे ज्यादा टॉपिक्स भी कवर करेंगे। वीडियो को लास्ट तक देखिए, जिससे आपको सारी जो विजुअलाइज फॉर्म है एक मूवी की तरह वो वीडियो आपको समझ में आ जाए, ठीक है। और ये जैसे आप मूवी नहीं भूलते वैसे ही आप इन केस स्टडीज को भी नहीं भूलने वाले। तो चलिए ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए हम केस स्टडीज को शुरू करते हैं। तो आज हम इंपॉर्टेंट टॉपिक्स को डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मार्केट के, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, सॉरी। अब देखिए, केस स्टडी फर्स्ट है हमारी, जैसे आपके सामने है। सोचिए एक कंपनी है आरएम मोटर लिमिटेड, जो अपना बिजनेस एक्सपैंड करना चाहती है। अब प्रॉब्लम ये है कि पैसा कहां से लाए, इक्विटी शेयर इशू करे या डिवेंचर्स ले। जैसे आप कंफ्यूज हो जाते हो कि पैसे मम्मी से मांगे या पापा से, राइट, या फिर मोबाइल हम कैश में खरीदे या ईएमआई पर। तो वैसे ही जब इस टाइप के डिसीजंस हमें लेने होते हैं, कंपनी को लेने होते हैं, तो उन डिसीजंस को हम बोलते हैं फाइनेंसिंग डिसीजन। तो फर्स्ट आंसर क्या होगा हमारा, फाइनेंसिंग डिसीजन। अब फाइनेंसिंग डिसीजन लेने के लिए हमें कुछ फैक्टर्स को ध्यान में रखना होता है। अब ये कौन कौन से फैक्टर्स हैं, तो फैक्टर हमारे क्वेश्चन में पूछे हैं। फर्स्ट फैक्टर है कॉस्ट, कि शेयर को इशू करना सस्ता पड़ेगा या डिबेंचर्स को इशू करना सस्ता पड़ेगा। देखिए, डैप लेना सस्ता होता है, उधार लेना सस्ता होता है, क्योंकि वो उसका जो इंटरेस्ट है ना वो टैक्स में से कम कर दिया जाता है, टीडीएस होता है उस पर, तो टैक्स देते टाइम वो कट जाता है, तो इसलिए हमें डेट सस्ता पड़ता है, जबकि शेयर्स पर ऐसा नहीं होता, ठीक है। सेकंड फैक्टर है रिस्क, हमें रिस्क भी देखना होगा। तो लोन लेने से इंटरेस्ट हर साल आपको देना पड़ेगा, डिबेंचर इशू करोगे तो आपको इंटरेस्ट देना पड़ेगा हर साल, चाहे प्रॉफिट हो या ना हो, तो रिस्क होता है यहाँ पर। थर्ड है हमारा कंट्रोल। अब तीसरा हमारा फैक्टर है कंट्रोल। तो अगर हम इक्विटी शेयर इशू करते हैं तो हमें शेयर होल्डर मिलेंगे, मतलब हमें उन्हें मालिक बनाना पड़ेगा, तो हमारी जो ओनरशिप है वो शेयर करनी होगी, जबकि डेट में ऐसा नहीं होता। तो वहां हमें ध्यान रखना है कि क्या हम ओनरशिप शेयर करने के लिए रेडी हैं या नहीं। और सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है कैश फ्लो पोजीशन, कि कैश का जो फ्लो है, जो हमारे कंपनी में पैसा आ रहा है उसकी पोजीशन क्या है, क्या वो रेगुलर आता है, क्या वो कभी कभी पैसा आता है, या पैसा आ कम रहा है, जा ज्यादा रहा है, खर्चे ज्यादा हो रहे हैं। तो ये चीजें हमें ध्यान में रखनी होती हैं। सो इसीलिए बच्चों, फाइनेंसिंग डिसीजन लेने से पहले सारे फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ। आपके सामने केस स्टडी है, तो देखते हैं इस केस स्टडी में। एक कंपनी है ब्राइट फ्यूचर प्राइवेट लिमिटेड, वो एक नया प्रोजेक्ट में इन्वेस्टमेंट करना चाहती है। रिटर्न हाई है, याद रखना, जब भी रिटर्न हाई होता है उसके साथ रिस्क भी हाई होता है। तो रिटर्न हाई है लेकिन इसका रिस्क भी हाई है। अब सोचो कि आपको पैसा दिया पापा ने, अब आप पैसा दिया है, अब आप उस पैसे के बारे में सोच रहे हैं कि इसको मैं एफडी करा दूं इस पैसे की, या फिर स्टार्टअप में लगाऊं, ठीक है। तो कहां ज्यादा बेटर रहेगा, एफडी में नो डाउट इंटरेस्ट मिलेगा, लेकिन स्टार्टअप में आपका रिस्क ज्यादा है तो प्रॉफिट भी आने का चांसेस ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे डिसीजंस को हम बोलते हैं इन्वेस्टमेंट डिसीजन, ठीक है। अब इसके फैक्टर्स, इन्वेस्टमेंट करने से पहले भी हमें कुछ चीजों का ध्यान रखना होता है। जैसे सपोज पापा ने आपको दे दिए 5 करोड़ रुपए, अब 5 करोड़ रुपए लगाना तो वो सोच समझकर आप लगाएंगे ना, कि कहां पर लगाएं हम 5 करोड़ रुपए, या 5 रुपए भी मुझे खर्च करने होते हैं, तो हम सोचते हैं कि 5 रुपए में क्या लें, राइट। तो वो भी हमें सोचना होता है। आपके हाथ में 5,000 रुपए है तो कपड़े लेने के लिए भी आप 10 बार सोचेंगे कि कौन से कपड़े खरीदूं, ठीक है। तो वो हमें सोचना पड़ता है। तो इन्वेस्टमेंट का, क्योंकि कंपनी में जो इन्वेस्टमेंट किया जाता है वो बड़ा अमाउंट होता है, 100 करोड़, 500 करोड़, 1000 करोड़, ऐसे इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो ये डिसीजन एक बार ले लिया तो फिर वापस रिवर्स बैक करना बहुत मुश्किल होता है, पैसा वापस लाना बहुत मुश्किल होता है, तो इसलिए बहुत सोच समझ कर पैसा लगाया जाता है। तो सारे फैक्टर्स देख लेते हैं, कौन कौन से फैक्टर्स को ध्यान में रखा जाता है। सबसे पहला कैश फ्लो। कैश फ्लो की पोजीशन अच्छी है तो आप पैसा लगा सकते हैं, ठीक है। तो ऐसा ना हो कि पोजीशन केवल पेपर वर्क में अच्छी हो और प्रोमिसेस ही करते रह जाओ, सिर्फ वादे रह जाएं, राइट। तो हमें ये देखना होगा कि कैश फ्लो पोजीशन कैसी है मेरी फॉर्म की, अच्छी है तो इन्वेस्टमेंट करेंगे हम, और नहीं है अच्छी तो इन्वेस्टमेंट हम देखेंगे कि कौन से प्रोजेक्ट में करें, या इन्वेस्टमेंट अभी हमें कहां करना है, किस प्रोजेक्ट में करना है, ठीक है। सेकंड है रेट ऑफ रिटर्न। अब रेट ऑफ रिटर्न में अब ये भी देखा जाता है कि कितनी रेट ऑफ रिटर्न ज्यादा है, जितनी ज्यादा मिलती है उतना अच्छा है ना। हमें लगता है ना कि अरे यहाँ पे 10% इंटरेस्ट मिल रहा है तो यहाँ पर पैसा लगा दो, यहाँ पे 3% अरे रहने दो, लेकिन हमेशा सेम वैसे ही जहाँ रिटर्न ज्यादा होता है वहाँ रिस्क भी ज्यादा होता है। अगर आप किसी कंपनी के शेयर खरीदते हैं तो शेयर पर रिस्क ज्यादा होता है, जबकि अगर आप उन्हीं शेयर्स को प्रेफरेंस शेयर्स में कन्वर्ट कर दे तो रिस्क कम हो जाता है, ठीक है। तो रिस्क हमें ध्यान रखना होता है कि हाई रिस्क है, हाई रिटर्न है तो हाई रिस्क भी होगा, तो उसके लिए हमें रेडी रहना है।
नेक्स्ट है गवर्नमेंट पॉलिसी। गवर्नमेंट पॉलिसी अगर गवर्नमेंट ने कुछ फेर बदल कर दिए, कुछ चेंजेस कर दिए, तो मेरे रिटर्न पर क्या इफेक्ट पड़ेगा? तो मेरा रिटर्न बढ़ेगा या कम होगा? जैसे अभी रिसेंट में क्या हुआ, बहुत सारे लोगों ने इन्वेस्टमेंट किया था चांदी पर, ठीक है, सिल्वर पर, लेकिन उसके प्राइस डाउन हो गए तो लोगों को लॉस हो गया। ठीक, तो वैसे ही हमें ध्यान रखना होता है कि अगर गवर्नमेंट की पॉलिसी से मेरे बिजनेस में होने वाले रिटर्न पर कोई इफेक्ट पड़ेगा तो वो कैसा पड़ेगा, पॉजिटिव इफेक्ट पड़ेगा या नेगेटिव, वो हमें ध्यान में रखना होगा। ठीक है, तो इन्वेस्टमेंट करने से पहले हमेशा सोच समझ कर फैसला लिया जाता है। नेक्स्ट केस स्टडी हमारी, नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। एक कंपनी है ग्रीन ग्रो लिमिटेड। इस साल प्रॉफिट बहुत अच्छा हुआ है। अब कंपनी कंफ्यूज है कि शेयर होल्डर्स को डिविडेंड दे या फ्यूचर के लिए प्रॉफिट रिटेन करके रखें। ठीक है, तो ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे सपोज आपके हाथ में सैलरी आ गई, अब आप कंफ्यूज है कि शॉपिंग करें या सेविंग्स करें। ठीक है, इसके लिए कौन कौन से फैक्टर्स हमें ध्यान रखने होंगे अब सेविंग के इस प्रॉफिट के लिए कि प्रॉफिट का क्या करे गवर्नमेंट? तो सबसे पहला फैक्टर होता है अर्निंग। प्रॉफिट होगी, रेगुलर प्रॉफिट होगी तो रेगुलर डिविडेंड मिलेगा, है ना? तो अर्निंग अच्छी है तो डिविडेंड भी अच्छा मिलेगा, अर्निंग कम हुई है तो डिविडेंड भी कम जाएगा। सेकंड है, दूसरा है स्टेबिलिटी ऑफ अर्निंग। क्या ये रेगुलर इनकम है? रेगुलर इनकम है तो रेगुलर डिविडेंड जाएगा, अगर इरेगुलर है तो डिविडेंड भी इरेगुलर ही होगा। तीसरा है ग्रोथ अपॉर्चुनिटी। अगर कंपनी के पास ग्रोथ अपॉर्चुनिटी है, ग्रो करने के चांसेस हैं, तो कंपनी अपने पैसे को रिटेन करके भी रखती है। लेकिन अगर कंपनी ऑलरेडी पीक पर है, टॉप पर है, तो वो ज्यादा से ज्यादा शेयर होल्डर्स में डिस्ट्रीब्यूट करती है ताकि शेयर होल्डर्स मोटिवेट हो जाएं। तो वो हमें ध्यान रखनी है। नेक्स्ट है हमारा कैश फ्लो पोजीशन। कैश फ्लो की पोजीशन कैसी है? तो अगर प्रॉफिट केवल पेपर वर्क पे है तो डिविडेंड नहीं मिलेगा, लेकिन अगर प्रॉफिट सच में हो रहा है तो डिविडेंड हम दे सकते हैं आराम से। सो डिविडेंड डिसीजन बहुत केयरफुली लिया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट केस स्टडी की तरफ चलते हैं। नेक्स्ट केस स्टडी, अब आपके बिल्कुल कॉन्सेप्ट क्लियर होते जाएंगे इन केस स्टडीज के थ्रू। तो यहाँ पर है, पहले कंपनी सिर्फ प्रॉफिट के पीछे भागती थी। इस केस स्टडी में क्या दे रखा है हमें कि कंपनी केवल प्रॉफिट के पीछे भागती है, बट अब फोकस है वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का। तो कंपनी अब चाहती है कि केवल प्रॉफिट ही ना हो, वेल्थ भी मैक्सिमाइज हो। सिर्फ पैसा लगाना इनफ नहीं होता, फ्यूचर सिक्योर करना भी जरूरी होता है। ठीक है, तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब, अब आप कंफ्यूज हो गए होंगे कि वेल्थ मैक्सिमाइजेशन क्या है। तो वेल्थ मैक्सिमाइजेशन का मतलब होता है लॉन्ग टर्म ग्रोथ, रिस्क का ध्यान रखना है और शेयर होल्डर्स को सेटिस्फाई करना है। जैसे सिर्फ एग्जाम पास करना गोल नहीं होता, अच्छा कैरियर भी बनाना होता है। तो इसलिए वेल्थ मैक्सिमाइजेशन प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन से बेटर माना जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट और लास्ट केस स्टडी की तरफ। इस केस स्टडी में हम कुछ रोल्स के बारे में डिस्कस करेंगे फाइनेंशियल मैनेजमेंट के। तो यहाँ देखिए केस स्टडी में क्या है, जो फाइनेंशियल मैनेजमेंट है उसका काम होता है पैसे का सही जगह सही टाइम पर यूज करना। सबसे पहला रोल होता है अवेलेबिलिटी ऑफ फंड, मतलब जब जरूरत हो तब पैसा मिल जाए, तब पैसा अरेंज हो जाए। दूसरा है ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन, पैसे का वेस्ट ना हो, जहां जरूरत है पैसे का यूज भी वहीं पर हो। तीसरा है प्रॉफिटेबिलिटी, मतलब स्मार्ट यूज करोगे तो प्रॉफिट बढ़ेगा, तो प्रॉफिटेबिलिटी, प्रॉफिट बढ़ाओ। चौथा है फाइनेंशियल स्टेबिलिटी, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी मेंटेन करना जरूरी होता है ताकि अगर कंपनी को फ्यूचर में कोई प्रॉब्लम आए तो कंपनी स्ट्रांग रहे, कंपनी गिर ना जाए। ठीक है, उस टाइम पे भी कंपनी स्ट्रांग रहे। इसलिए फाइनेंशियल मैनेजमेंट बिजनेस की बैकबोन होता है। आप ये लाइन अपने एग्जाम में लिख सकते हैं। तो इन सभी केस स्टडीज को हमने एक मूवीज के थ्रू देखा, एक एनिमेशन फॉर्म में देखा, और आई होप आपने इन्हें समझा होगा। और जो एनिमेटेड फॉर्म में हम समझ रहे हैं वो हम लॉन्ग टाइम तक याद रखते हैं। इन केस स्टडीज को उन सभी दोस्तों के साथ शेयर करें जो केस स्टडीज के नाम से डरते हैं। देखिए पेपर में तो केस स्टडीज आनी है और आपकी 70% केस स्टडीज आती है ना, कुछ ही क्वेश्चंस होते हैं जो सिंपल होते हैं, बाकी सभी केस स्टडीज होती है। तो सभी अच्छे से पढ़िए। अब चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों के साथ, अपने फ्रेंड्स के साथ, रिलेटिव्स के साथ, जो भी क्लास 12th में है उनके साथ शेयर करो। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक।